ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 2025 फुल लेंथ टेस्ट 2 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 को कंप्लीट करा दिया था। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 2025 के लिए अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु फुल लेंथ टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 2025 फुल लेंथ टेस्ट 1 को कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 2 का पहला प्रश्न है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग विलियम बेंटिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आपको याद होगा। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम, ठीक है ना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार से भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो याद रखना है आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा का अंत किया था बिल्कुल इसने। ठगों का उन्मूलन, जी हाँ, इसने ठगों का उन्मूलन भी किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था और साथ ही साथ इसने धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर भी किया था। तो ये भी किया था इसने। और प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें से जो है इसने किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया था। तो देखिए, इसने दास्ता का अंत जो है ये इसने नहीं किया था। दास्ता का अंत जो है यानी कि दास प्रथा को 1843 में जो है 1843 में जो है एलनब्रो के समय में इसको समाप्त किया गया था, इसको प्रतिबंधित किया गया था एलनब्रो के समय में। तो यहीं पूछा गया है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा, आप धैर्यपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिएगा, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधि के प्रश्न पर या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। अब देखिए, आपको बखूबी याद होगा, आर्टिकल 143 आपको याद होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्न पर परामर्श लेने के लिए स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय को यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह परामर्श जो है बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है। आर्टिकल 143, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 2010 से लेकर के 2024 तक में बिहार पुलिस में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने एक ही सेशन में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट को आपको कवर करवाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे
कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है धन विधेयक को पारित करने के लिए। तो देखिए राज्यसभा को धन विधेयक को पारित करने के लिए 24 दिन का समय दिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा को इससे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है, चाहे सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों से स्वतः पारित माना जाता है। अच्छा, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए बिहार पुलिस का लगभग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, चैनल पर चले जाइए, कम समय में आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा कि रक्त अम्लीय होता है। अच्छा, सबसे पहले रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और पीएच स्केल पर जो है 7 से ज़्यादा जिसका पीएच वैल्यू होता है वो क्षारीय होता है और 7 से जिसका कम होता है वो अम्लीय होता है। तो आप बता दीजिए कि रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है। तो यहाँ पर दिया रक्त अम्लीय होता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। प्रश्न में यही पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए ही आपको गलत मिल गया। अच्छा, अगला देखिए, पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। बिल्कुल, जो आपका बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, इसका स्राव यकृत द्वारा होता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा। अच्छा, अमाशयी रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बिल्कुल ये सही है, ये वाला गलत है। पित्त रस क्षारीय होता है, बिल्कुल पित्त रस क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक होता है, कहीं कहीं 8.6 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है ना, कि पित्त रस क्षारीय होता है, आगे प्रश्न मिलेगा। देखिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ये 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये तो ध्वनि से संबंधित हो गया। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत की न्यूनतम दूरी आपका 17 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए, और मैंने ध्वनि के बारे में आपको बताया हुआ है कि ध्वनि जो होता है ना, इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1976 में। आपको याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये समाजवादी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो कौन सा जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था संविधान लागू होने के समय? तो समाजवादी। इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ था कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। यह 1892 में जो है आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे, ठीक है ना। लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ध्यान रखना है इनको जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना आपको ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर में शामिल है? तो फ्रेंड्स ये 71%। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है ना, 71%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो देखिए जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है ना, ये सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, गर्जन, बिजली चमकना, ये सब वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो कि क्षोभ मंडल में। अच्छा, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर।
ये सभी ट्रोपोस्फीयर में होता है। और जो वायुमान उड़ाने की आदर्श जो दशा पाई जाती है ये पाई जाती है समताप मंडल में। इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, एक तरफ अम्ल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पदार्थ का नाम जिसमें यह पाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड दिया गया, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथेनोइक अम्ल किसको कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। और कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ज़्यादातर फॉर्मिक एसिड दिया जाता है, बट कभी कभी ऑप्शन में मेथेनोइक एसिड दे देगा। तो दोनों याद रखना आपको, फॉर्मिक या मेथेनोइक, ठीक है ना। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? तो ये चूने का पानी, बिल्कुल ये सामने दिएगा। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली और अंगूर में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, खाने वाला सोडा जो होता है ना, इसको कहा जाता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अभी मैंने इसी की बात किया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव पित्त जो एक जो पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था बाइल जूस जो होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब आपका इनर्ट गैस होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अभी इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। देखिएगा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा जो है निर्मूल किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था किसने? तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, और ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक के बारे में अभी हमने चर्चा भी किया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश किया था? तो ये कमेटी गठित हुआ था 1957 में, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, और इसने जो है आपकी त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किया था। और इस संरचना में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे इसमें, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय। उसके बाद देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो ये कौन सा जो है आइसोटोप है यूरेनियम का? तो फ्रेंड्स ये U-235 है, यूरेनियम 235 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। इसको वार्ड कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन जो है क्या होते हैं? तो वे ईंधन होते हैं जो प्राचीन पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के भीतर दब कर के बने रहते हैं। और जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो अभी हमने जो है बताया आपको कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, दोनों अम्ल आपको याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए उसको गैल्वेनाइज किया जाता है, यानी उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार पहले बढ़ता है फिर घटता है। चलिए उससे देखिएगा, इनमें से राजनीतिक दल कौन है?
अच्छा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो वर्तमान में 6 पार्टी हैं भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। सबसे पहले तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, दूसरा आपका भारतीय जनता पार्टी हो गया, तीसरा बहुजन समाज पार्टी हो गया, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो गया, पांचवा आम आदमी पार्टी हो गया और छठा नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया। तो इसमें से देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान में भारत में। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा। चूंकि लंबा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ शिक्षा उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था राजीव गांधी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम, अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण मैंने बताया था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ये चला था कब, तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है ना। और देखिए इसमें से इसका परिणाम नहीं है तो राष्ट्र संघ का गठन, लीग ऑफ नेशन का गठन मैंने बताया था कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था लीग ऑफ नेशन का गठन, तो फ्रेंड्स 10 जनवरी 1920 को हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो इस वर्षा का कारण जो है कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये होता है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, जिसको कि उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व मानसून यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो ये आपका विश्राम जड़त्व है। ठीक है ना। एक विश्राम जड़त्व होता है, एक गति जड़त्व होता है। तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो अब हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये आपका गति जड़त्व के कारण होता है। और जब एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है कोई गाड़ी तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ये आपका विश्राम जड़त्व के कारण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ ये देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, नहीं दहेज निरोध अधिनियम 1971 में नहीं बना था, ये बना था 1961 में। तो पहला ही आपका गलत दे दिया गया है, बाकी जितने भी हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है ना। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए। चलिए देखिए संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है, और आपने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ठीक है ना, ये आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार, समानता का अधिकार। पूछा गया है कि नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है बिल्कुल, समानता का अधिकार भी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ठीक है ना। श्रम का अधिकार नहीं है और शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है ना। शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। अच्छा विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर गुजरात में नहीं है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, तो फ्रेंड्स देखिए इन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन का नारा खिलाफत आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब, तो 1920 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा है बताइए। तो ये ओजोन मंडल है। देखिए प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था, तो फ्रेंड्स ये पैंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था, पैंजिया कहलाता था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था। अब देखिए यहाँ से 4 प्रश्न मैं कराऊंगा। पहला प्रश्न है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो पुर्तगाली यात्री था वो कौन था, वास्को डी गामा। भारत कब आया था, तो 1498 में। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, पुर्तगाली जो उपनिवेश था उसका पहला वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। ये अल्बुकर्क जो था
दूसरा वायसराय था फ्रांसिसियो का, और इसने जो है आपको ध्यान रखना है अल्बुकर्क ने जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए 1510 में जो है इसने गोवा जीता था। किससे? तो आदिल शाह से, इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इसने गोवा जीता था और उसको पुर्तगाली साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और राजधानी को गोवा बनाया था ये नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में इसने राजधानी कोचीन से गोवा को जो है बनाया था, मतलब कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। और फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। क्लियर? तो दोनों चीज़ें अलग हैं। जीता था अल्बुकर्क ने, राजधानी बनाया था 1530 में नीनो ड कुन्हा ने, कोचीन से गोवा को राजधानी स्थानांतरित किया था। चलिए देखिए, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी कहा जाता है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है आपको याद होगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी है। अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, यहाँ पर पारिस्थितिकी हो जाएगा। चलिए, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हिरोशिमा दिया गया है। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो यहाँ पर देखिएगा मैग्मा के ठंडे होने के कारण बना है, बिल्कुल। इसे परतजान चट्टान भी कहते हैं। नहीं, इसको परतदार नहीं कहा जाता है, अवसादी चट्टान को परतदार कहा जाता है। सिल और डाइक पाए जाते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्निशैल के उदाहरण है। सही है। पूछा गया असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल के संबंध में तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद होगा, आर्टिकल 155। ठीक है ना, आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है? नहीं, ये गलत दिया गया है, संसद नहीं करती है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सही दिए गए हैं ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है एक ही व्यक्ति। चलिए, 39 नंबर है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर या बायां लिंग में होता है। ठीक है ना, और फेफड़ा में भी होता है ऑक्सीजन युक्त, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, मानव शरीर में जो रक्त ऑक्सीजन युक्त होती है वो फेफड़ा में होती है और ये बायां लिंग में पहुंचता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो मौलिक अधिकार आपको याद होगा, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ये आपको बखूबी याद होगा। न्यायिक समीक्षा भी है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने किया था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। 1835 में मैकाले ने शुरू किया था। ठीक है ना, मैकाले के द्वारा बाद में कानून का वर्गीकरण भी किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। देखिएगा कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर देखिए विशिष्ट ऊष्मा तो होता है बट नियत आयतन पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए नियत आयतन पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से जब मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो देखिए इसमें से साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है। याद रखिएगा ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पथिक नहीं है। पथिक जो है ये किसकी रचना है? तो पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी। पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है ना, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? मैंने बताया था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? कौन विस्तृत कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये कर सकता है कौन? तो ये संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? एड्स रोगी में, एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है
ध्यान रखिएगा। और इसमें न्यून प्रतिरक्षा जो है किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो टी सेल्स के। टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स यानी कि टी लसिकाणु, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए WBC दिया गया है, जो है श्वेत रक्त कणिका भी होता है, बट ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन डी होगा इसमें से, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा उर्वशी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की। भारतीय संविधान के नियम में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 226 है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट पूछता उच्चतम न्यायालय, तब आर्टिकल 32 होता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ये पिछले बार 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये PN भगवती को माना जाता है। जो पील होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो जनहित याचिका है, इसको जनक माना जाता है भारत में जस्टिस PN भगवती को। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया। देखिए शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन जो दिया गया है, राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों की परीक्षण कर सकता है, सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत दिया गया है, बाकी ये भी सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम लोग नाम बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है ना, इसका पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, 1961 में, ठीक है। चलिए देखिएगा 1961 में पहली बार दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन जो है किस विधेयक के लिए बुलाया गया। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, कितनी बार, 3 बार। पहली बार बुलाया गया था 1961 में, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ये बुलाया गया था दहेज निरोधक कानून के लिए, तो यहाँ पर देखिए दहेज निरोधक विधेयक। दूसरा बुलाया गया था 1977 में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। तीसरा बुलाया गया था 2002 में, किसके लिए, आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए, ठीक है ना, तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद और युग्मकोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होती है। तो एक तो यहाँ पर जो है टेरिडोफाइटा क्लियर है, और यहाँ पर एक ब्रायोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा तो एकदम 100% है, ठीक है ना। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, तो देखिए गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति का जो तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अच्छा, गुलबदन बेगम जो थी ये सम्राट अकबर की बुआ थी, मतलब कहने का मतलब है कि ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी, और अकबर के कहने पर जो है इसने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है ना, अपना भतीजे अकबर के कहने पर। देखिए सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन तो आपने पढ़ा ही होगा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, मुद्रा का आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हरित गृह गैसों का पृथ्वी पर वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जो हरित गृह गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती हैं और सूर्य से आने वाली गर्मी को रोक करके रखती है। इससे निश्चित रूप से जो है तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। और जो आपके ग्रीन हाउस गैस हैं कौन कौन से, एक तो जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद CFC हो गया जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, और एक ओजोन हो गया। तो ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ध्यान रखना आपको। देखिए निम्न में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार थी, क्रियान्वित करने के लिए, तो ये योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में, ठीक है ना। योजना आयोग का लागू हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका स्थान पर अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का स्थापना किया गया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। कथन चुनना है, 3 दिया गया, कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर मंड और शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट है। अमीनो एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये प्रोटीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 निश्चित रूप से आंसर में होगा 2 और 3। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको कि WBC कहा जाता है अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं, तो फ्रेंड्स ये करती हैं आपका रोगाणुओं का नाश। अच्छा, जो WBC है
इसको एक और नाम से जाना जाता है। आरबीसी को भी एक अलग नाम से जाना जाता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, उसको भी एक अलग नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, आरबीसी को दे देता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ में लिख दो, साइट्स सब में लगेगा, ठीक है ना, साइट्स जो है ये सब में लगता है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट तो सब में लगा हुआ है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट दे देगा। एरिथ्रोसाइट का कार्य पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का वहन करता है। दे देगा आपका ल्यूकोसाइट का कार्य, तो रोगाणुओं का नाश हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। देखिए, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, किससे निर्मित होती है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। तो ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि इंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंडोसाइटोसिस का संबंध बताइए, इंडोसाइटोसिस का संबंध जो है किससे है? तो फ्रेंड्स, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है आपके किसके कारण से? मेथनोइक अम्ल के कारण से। मैंने बताया था ना, इसको मेथनोइक फॉर्मिक एसिड को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी, देखिए, एंडोधर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है एटीपी, ठीक है ना। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा कोशिका की किसको कहा जाता है? तो एटीपी को। उसके बाद देखिए, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अग्र मस्तिष्क, अब देखिए यहाँ पर, और पश्च मस्तिष्क उल्टा दे दिएगा। अग्र मस्तिष्क क्या है? ये मनुष्य का मेन ब्रेन होता है जो कि सोचने की क्षमता रखता है, और पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। तो न तो एक होगा और न ही दो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो लिंडमैन साहब जो है ना, इन्होंने कहा था कि 10% होता है, ठीक है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का हस्तांतरण, ठीक है। देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, याद आ गया आपको? देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे 70 नंबर। प्रश्न क्या है कि हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, PM श्री योजना जो है ये दिल्ली में लागू की गई है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो दिल्ली में, और ये शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? एक राज्य एक पंजीकरण योजना, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक राज्य एक पंजीकरण योजना। तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया है महाराष्ट्र से ने। किसने किया हुआ है? महाराष्ट्र ने। देखिए, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? फटाफट बताइए। योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये नासिक महाराष्ट्र में होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025, ठीक है। क्या नाम है इसका? तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू किया है? E0 पहल शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है गृह मंत्रालय ने। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 21 जून के दिन मनाया जाता है और ये लद्दाख करेगा इस बार। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सा है? ये धोलेरा है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना है, ऑप्शन बी।
नोमैडिक एलिफेंट, यह एक युद्धाभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच का होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच का होता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है ना। चलिए, प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 30 मई के दिन मनाया जाता है। अच्छा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 52वें? तो ये भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई को किया गया है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है बताइए? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा था? तो आज़ाद दस्ता रहा था, इसका गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, किस जेल में? तो हजारीबाग जेल में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 वाली पूछा गया, जिसका गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी जो है बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और आपको बताना है कि स्पीच इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल, फास्टेस्ट होगा, फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। चलिए, चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है। टाइम क्या है? एक तरह का ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, यहाँ पर देखिए स्पाउस पूछा गया है कि ये क्या है? तो ये कॉमन जेंडर है, ठीक है ना। स्पाउस हस्बैंड वाइफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद देखिए द प्लेन इज़ फ्लाइंग, खाली स्थान दिया गया टाउन, तो फ्लाइंग एबव द टाउन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। पहला हुआ था आपका राजगृह में, बिहार में पड़ता है। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था। तो 3 हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका देखिए निम्न में से कौन सा जो है बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग है, ठीक है ना। और गन्ना का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा बिहार में पश्चिम चंपारण जिला में होता है, ध्यान रखना आपको। चलिए, महाबोधि मंदिर परिषद जो है बोधगया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व परिचित स्थलों में जो है स्थान की सूची में शामिल किया गया था? तो इसको 2002 में किया गया था, और नालंदा जो विश्वविद्यालय उसके खंडहर को 2016 में, ये भी मैंने आपको बताया था, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और मैं फटाफट मैथ का आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग अपना स्कोर बताइए कि इन 90 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, 91 का देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैथ के प्रश्नों को एक बार खुद से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए, 92 का देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। 94 का देख लीजिए, 94 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, इसका भी। 95 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा। देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का देखिए, 97 का करेक्ट आंसर 42 हो जाएगा। 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1/r हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।